हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में आज का टॉपिक है जीवाणु जनित रोग। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीवाणुओं की अनेक परजीवी जातियां जीवधारियों में रोग उत्पत्ति के कारक होते हैं। पौधों के अलावा जीवाणु जो होते हैं मानव और पशुओं में भी अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। प्राणियों में परिसंचरण तंत्र के माध्यम से जीवाणु सरलता से एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंच जाते हैं। जीवाणु सबसे सरल एक कोशिकीय आध जीव है। ये सर्वव्यापी जीव है जो जल, थल, वायु, जीवित व मृत जंतुओं एवं पौधों पर वास करते हैं। रोगजनक जीवाणु मानव के लगभग सभी तंत्र को संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। कुछ प्रमुख रोग एवं उनके कारक जीवाणुओं के नाम निम्नलिखित हैं। जैसे डिजीज के बारे में अगर बात करें तो कौन सा डिजीज किस बैक्टीरिया के कारण होता है, इसको रट जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। जैसे हैजा, हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? तो विब्रियो कॉलेरी के कारण। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सिनिया पेस्टिस के कारण होता है। कोड यानी लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री व माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमटोसिस के कारण होता है। इसके बाद अगर बात करें तो तपेदिक क्षय रोग या यक्ष्मा यानी ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया किस जीवाणु के कारण होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, सैल्मोनेला टाइफी। और इसके बाद डिप्थीरिया के बारे में अगर बात करें तो ये किस जीवाणु के कारण होने वाला रोग है? तो याद रखिएगा कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण ये डिप्थीरिया होता है। सुजाक या गोनोरिया रोग जो होता है किस जीवाणु के कारण होता है? तो निसेरिया गोनोरी के कारण। किसके कारण? निसेरिया गोनोरी। सिफिलिस ट्रेपोनीमा पैलिडम के कारण होता है, सिफिलिस ट्रेपोनीमा पैलिडम के कारण। काली खांसी या कुकुर खांसी जो रोग होता है या हुपिंग कॉफ या पर्टूसिस जिसे बोलते हैं, ये किस जीवाणु के कारण होता है? तो हीमोफिलस पर्ट्यूसिस या बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस के कारण। धनुष्टंकार लॉगजा या टिटनेस नामक जो रोग होता है किस जीवाणु के कारण होता है? तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। देखिए, सैल्मोनेला बेसिलाई नामक जीवाणु के कारण फूड पॉइजनिंग होती है। सैल्मोनेला बेसिलाई नामक जीवाणु के कारण फूड पॉइजनिंग होती है। ये विशेष जीवाणु ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फार्मिंग तथा रॉड के आकार का होता है, जिसके चारों ओर कशाभिका पाई जाती है। यह प्रायः संक्रमित जल तथा भोज्य पदार्थों के माध्यम से फैलता है। बाटुलिज्म रोग क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होता है। डिप्थीरिया काली खांसी या कुकुर खांसी या धनुष्टंकार या टिटनेस से बचाव के लिए नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है, डीपीटी। ये तीनों रोग जीवाणु जन्य है। जो काली खांसी या डिप्थीरिया है या जो धनुष्टंकार या टिटनेस है, ये जीवाणु जन्य रोग हैं जो कि किस जीवाणु के कारण होते हैं? तो याद रखिएगा कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस के और क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है। एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग जीवाणु जन्य रोगों के उपचार में किया जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है, इसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवकों से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जीवाणुओं के द्वारा देखिए होने वाली बीमारियों के उपचार के लिए, जीवाणुओं के द्वारा होने वाली जो बीमारी है इनके उपचार के लिए सल्फा दवाइयों का, सल्फा ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है। और यह संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फामेराजाइन और सल्फाडायजिन इत्यादि आते हैं। सर्वप्रथम अगर बात करें तो सल्फा ड्रग्स
प्रोंटोसिल की खोज 1932 में की गई थी। प्रोंटोसिल, सिवाजोल आदि सल्फोनामाइड दवाओं के प्रकार हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी औषधियों का समूह है जो जीवाणु जनित विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति प्रभावी होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होती है। क्लोरेम फेनिकॉल, जिसे क्लोरोनाइट्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। याद रखिएगा। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न है, भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? फूड पॉइजनिंग के कारण क्या होते हैं? किसके कारण फूड पॉइजनिंग होता है? तो याद रखिएगा, सही जवाब है, कमेंट कीजिए। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैल्मोनेला बैसिलाई। सैल्मोनेला बैसिलाई। सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग होती है। यह विशेष जीवाणु ग्राम निगेटिव, नॉन स्पोर फार्मिंग तथा रॉड के आकार का होता है, जिसके चारों ओर कशाभिका पाई जाती है। सेकंड प्रश्न है, भोजन का विषाक्त होना किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? फूड पॉइजनिंग का होना किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो क्लास्ट्रीडियम के। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगर बात करें तो बाटुलिज्म रोग क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होता है। थर्ड नंबर है बाटुलिज्म है। बाटुलिज्म क्या है? तो देखिए, अगर बात करें तो बाटुलिज्म क्या है, इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करके बताइए। तो देखिए, अगर बात किया जाए तो बाटुलिज्म, याद रखिएगा, बाटुलिज्म भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, ऑलरेडी इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसको याद रखिएगा। 4 नंबर है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा के लिए दिया जाता है? और काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, इसको रट जाना है। डीपीटी का जो टीका है किसके सुरक्षा के लिए दिया जाता है? तो डीपीटी का अगर आपको पूरा नाम याद होगा तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। डी से क्या होता है? डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस और टी से टिटनेस, यानी डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस, इसके सुरक्षा के लिए यह वैक्सीन दिया जाता है। इसको ध्यान में रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रोहिणी या डिप्थीरिया, काली खांसी या कुकुर खांसी जिसे हुपिंग कफ कहते हैं, या टिटनेस या धनुष टंकार से बचाव के लिए नवजात शिशु को डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है। और ये तीनों रोग जीवाणुजन्य है, जो कि क्रोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस और क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होते हैं। ये जीवाणु के नाम है जिनके द्वारा ये रोग होते हैं। 5 नंबर है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए दिया जाता है? डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, डीपीटी वैक्सीन का जो प्रयोग है जिन बीमारियों के लिए किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, यानी ऑप्शन ए। 6 नंबर है, तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है किसके बचाव के लिए? तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है किसके बचाव के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कमेंट कीजिए। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो सही जवाब है रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस से। 7 नंबर है, डीपीटी का टीका निम्न में से किससे या किसके काम में नहीं आता है? किसके लिए उपयोगी नहीं है डीपीटी का टीका? तो डी से मतलब डिप्थीरिया, पी से बताइए पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी, हुपिंग कॉफ, और टी से टिटनेस, बचा पोलियो। तो डीपीटी का जो टीका है किसके काम में नहीं आता है? तो पोलियो के काम में नहीं आता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 8 नंबर है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? बताइए, नवजात शिशु को, जो नवजात शिशु होते हैं, इनको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो दी जाती है, किन रोगों से सुरक्षा के लिए दी जाती है, किन रोगों से बचाव के लिए ये ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दी जाती है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुकुर खांसी, टेटनेस और डिप्थीरिया। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है और इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। प्रश्न संख्या 9 है, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किसका कारक है किसका? बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, याद रखिएगा, छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के एक स्वरूप का और निमोनिया का। ए और डी दोनों सही जवाब है। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक ग्राम निगेटिव जीवाणु है। नवजात शिशुओं में यह जीवाणु निमोनिया एवं मेनिंजाइटिस का कारक होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित रोग है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में न्यूमोकोकल संजीवनी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? पहला, ये वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तानिका शोथ और सेप्सिन के विरुद्ध प्रभावी है। दूसरा, उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता जो है कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। तीसरा, इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव नहीं है और न ही ये वैक्सीन कोई प्रतिऊर्जता संबंधी अभिक्रियाएं करती हैं। इन तीनों में से जो सही जवाब होगा आप बताइए। ऑप्शन को एक बार देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, अगर बात करें तो तीसरा स्टेटमेंट छोड़कर यानी इनमें जो सही उत्तर है पहला और दूसरा, बी ऑप्शन। इसके बारे में अगर बात करें तो भारत सहित अधिकांश देशों में न्यूमोकोकल संजीवनी वैक्सीन या पीसीवी 13 प्रकार के न्यूमोकॉकस जीवाणु से उत्पन्न विभिन्न बीमारियों में ये प्रभावी है। इसके लिए ये उपचारित है, जिसमें निमोनिया, तानिका शोथ या मेनिंजाइटिस तथा सेप्सिन शामिल है। 2010 से पीसीवी 7 के स्थान पर पीसीवी 13 का उपयोग होने लगा था। इसके उपयोग से उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। इन वैक्सीन से साइड इफेक्ट व एलर्जी की भी संभावनाएं होती हैं। 11 नंबर है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो देखिए, अगर बात करें तो इनमें से जो विषाणु जनित रोग नहीं है वो है आपका, बताइए, क्षय रोग, क्योंकि ये जीवाणु जनित रोग है, ट्यूबरकुलोसिस या जिसे टीबी कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियोमेलाइटिस विषाणु के द्वारा होता है। रेबीज और खसरा भी ये विषाणुजन रोग है, जबकि तपेदिक या क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जिसका कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है। 12 नंबर है, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब कमेंट करके बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब है पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड। पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड इसका सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड नामक प्रति सूक्ष्म जीवी औषधि यक्ष्मा यानी टीबी तथा कुष्ठ रोग जैसे जीवाणुजन बैक्टीरियल रोग की चिकित्सा के लिए ये उपयुक्त है। 13 नंबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला जो रोग है वो कौन सा रोग है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला जो रोग है वो कौन सा रोग है? कमेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा यक्ष्मा यानी टीबी, बी ऑप्शन। तपेदिक या क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जिसका कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है। इस रोग में मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। इसमें रोगी को ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम का आना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। भारत में अगर बात करें तो प्रति वर्ष लगभग 4 से 5 लाख मृत्यु तपेदिक के कारण होती है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार आधुनिक समय में यह रोग जो है सर्वाधिक मनुष्य की मृत्यु का कारण है तथा भारत में भी इसका प्रकोप काफी अधिक है। यह आनुवांशिक रोग नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। 14 नंबर है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इस रोग की पहचान करें। 5 लाख भारतीय प्रतिवर्ष जिस रोग से मरते हैं वह रोग कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा क्षय रोग, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 15 नंबर है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब है तपेदिक, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 है, तपेदिक रोग का कारण है। तपेदिक रोग का क्या कारण है? तो तपेदिक रोग का जो कारण है वह है जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, क्षय रोग जो है आनुवांशिक रोग है, जो कि सही नहीं है, गलत है, यह आनुवांशिक रोग नहीं है, ठीक है। और प्रश्न संख्या 18 है, टीबी के परीक्षण के लिए विशिष्ट परीक्षण कौन सा है? क्षय रोग के परीक्षण के लिए जो विशिष्ट परीक्षण है वो कौन सा है? तो देखिए, मैटॉक्स का परीक्षण। क्या है? मैटॉक्स का परीक्षण, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तपेदिक के संक्रमण के परीक्षण के लिए टीबी रक्त परीक्षण किया जाता है, इसे ही मैटॉक्स ट्यूबर क्यूलिन त्वचा परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में ट्यूबर क्यूलिन नामक तरल की अल्प मात्रा इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। इंजेक्शन लगाने के 48 से 72 घंटे बाद हाथ पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, रिएक्शन का जो है अनुभव किया जाता है, जांच की जाती है। प्रश्न संख्या 19 है, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? बी, सी और जी। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किस रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा क्षय रोग, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बैसिलस काल्मेट-ग्यूरिन यानी बीसीजी का जो टीका है तपेदिक या राजयक्षमा यानी टीबी के बचाव के लिए शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद, पैदा लेने के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। यह टीका यदि जन्म के तुरंत बाद न लगाया गया हो तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर, 12 महीने के अंदर जो है ये वैक्सीन दिया जाना चाहिए। लेकिन जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी, इसका प्रभाव जो होगा उतना ही कम होता जाएगा। इसलिए जन्म के 12 माह के बाद बीसीजी का टीका लगाने का जो कोई कह सकते हैं कि जो 12 माह बीत जाता है तब टीका लगाया जाता है, तो इस टीके का लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो 12 माह से पहले इस टीके को लगाया जाना चाहिए। जितना लेट होगा उसका असर उतना ही कम होता जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, बीसीजी का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? बताइए, बीसीजी का जो टीका है किस में लगाया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है? तो सही जवाब है टीबी के लिए, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 21 नंबर है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाया जाना चाहिए? बीसीजी का जो टीका है नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जन्म के तुरंत बाद, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 22 नंबर है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो देखिए, इनमें से जो जोड़ा सही सुमेलित है वो है मलेरिया का संबंध क्लोरोक्विन से दिया गया है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही पेयर है। बीसीजी का टीका तपेदिक के बचाव के लिए लगाया जाता है, ठीक है, यानी टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। मलेरिया के उपचार के लिए एराब्रिन, क्लोरोक्विन आदि का प्रयोग किया जाता है। स्कर्वी विटामिन सी के कमी के कारण होने वाला रोग है, जबकि थायमीन को विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है। 23 नंबर है,
टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस नामक जो रोग है किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है लॉक्जा, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। टिटनेस या धनुष टंकार रोग वह रोग होता है जिसमें रोगी का शरीर धनुष के तरह टेढ़ा होकर अकड़ जाता है। यह एक घातक संक्रामक रोग है जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग लॉक्जा नाम से भी जाना जाता है। 24 नंबर है, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? इनमें से वह कौन सा रोग है जो संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, प्लेग, ऑप्शन ए, प्लेग। ठीक है, देखिए अगर बात करें तो जो प्लेग है एक संक्रामक, प्लेग क्या है? एक संक्रामक या संसर्ग रोग है जो कि विशेष जीवाणु पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा होता है। इसमें मच्छर का कोई योगदान नहीं है। याद रखिएगा, यह रोग सर्वप्रथम चूहे को हुआ था। चूहे के शरीर पर जो है पिस्सू रहते हैं जो इनका संदूषित रक्त चूसते हैं और रोग के जीवाणु पिस्सुओं में पहुंच जाते हैं और पिस्सुओं को काटने से रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर प्लेग रोग उत्पन्न कर देते हैं। 25 नंबर है, सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो वायु के द्वारा कौन सा मतलब कि डिजीज होता है? वायु के द्वारा होने वाला जो डिजीज है इसका संबंध जो है किससे है? वायु के द्वारा यानी टीबी। पानी के द्वारा कॉलरा यानी हैजा। संपर्क के द्वारा कौन सा रोग हो सकता है? तो सिफिलिस। और टिटनेस के द्वारा यानी घाव का जो संबंध है वो है टिटनेस से, यानी बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, वायु के द्वारा टीबी, पानी के द्वारा कॉलरा यानी हैजा, संपर्क से सिफिलिस और घाव के द्वारा जो है टिटनेस। 26 नंबर है, सुमेलित कीजिए। तो चलिए इसको मिलान कीजिए, बताइए प्लेग का जो संबंध है किससे है? प्लेग का जो संबंध है याद रखिएगा, पिस्सुओं को काटने से फैलता है। तो पिस्सुओं को काटने से फैलता है क्या? प्लेग रोग। इसके बाद अगर बात करें तो फाइलेरिया का जो संबंध है वह मच्छरों से मतलब कि होता है, फाइलेरिया। बेरी का जो संबंध है विटामिन बी के कमी से होता है और टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है, यानी सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए प्लेग जो है पिस्सुओं को काटने से फैलता है, फाइलेरिया मच्छरों से फैलता है, बेरी विटामिन बी के कमी से होता है और टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर है, दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व किससे? तो कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार से। देखिए अगर बात करें तो दंत क्षय का मुख्य कारण सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु तथा कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों जो दांतों के मध्य फंसे रहते हैं, इसके मध्य अंतर व्यवहार होता है। दांतों की नियमित खूब अच्छी तरह से सफाई जरूरी है। दंत क्षय का कारण है, दंत क्षय का क्या कारण है आप बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दंत क्षय का कारण है बैक्टीरियल संक्रमण। बैक्टीरियल संक्रमण। दंत क्षय या दंत क्षय एक ऐसी दंत क्षरण या दंत क्षय एक ऐसी बीमारी है जिसमें जीवाणुका प्रक्रियाएं दांत की सख्त संरचना को यानी दंत ब्लॉक, दंत ऊतक और दंत मूल को क्षतिग्रस्त कर देती है। ये ऊतक टूटने लगते हैं जिसमें दांतों में छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। दंत क्षय के लिए उत्तरदायी जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस, म्यूटॉन्स और लैक्टोबैसिलस, याद रखिएगा। इसके बाद 29 नंबर है, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की जो संभावना है सिवाय किसके? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की जो संभावना है एक को छोड़कर सिवाय फ्लोरोसिस के। देखिए अगर बात करें तो हैजा, टाइफाइड तथा कामला या पीलिया रोग छिछले हैंडपंप से पानी या दूषित जल पीने के बाद होने की ज्यादा संभावना होती है, जबकि फ्लोरोसिस होने का जो कारण है वो मुख्य कारण जल में फ्लोराइड की अधिकता, जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाना इसका कारण है। देश की लगभग 5% जनसंख्या फ्लोराइड विषाक्तता की चपेट में है, इससे दांत खराब हो जाते हैं। आधुनिक अनुसंधान के परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि फ्लोराइड का अधिक अनुग्रहण कैंसरकारी भी हो सकता है।
30 नंबर है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैजा। याद रखिएगा, ऑप्शन में हैजा दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। तो हैजा एक संक्रामक आंत्र शोथ है जो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु के द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने से होता है। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसके? टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसके? सही जवाब है जल जन्य रोगों के, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। टाइफाइड तथा कॉलरा जल जन्य रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण सैल्मोनेला टाइफी तथा कॉलरा का कारण विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु होता है। पीने के जल के उचित उपचार के द्वारा उन्हें फैलने से रोका जा सकता है। 32 नंबर, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणुओं के द्वारा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोटोसिस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। 33 नंबर है, निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस है सिवाय एक को छोड़कर। इनमें से वह कौन सा है? सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, जो है इन ऑप्शन में वह कौन सा बीमारी है जो वायरस से नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंत्र ज्वर, डी ऑप्शन। गलसुआ या कंडमाला रोग विकट विषाणु जनित बीमारी है जो पैरोटिड ग्रंथि को कष्टदायक रूप से बड़ा कर देती है। पीलिया तथा इन्फ्लुएंजा भी विषाणु जनित रोग है। आंत्र ज्वर जो होता है सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। 34, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। कैसे? तो इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, क्लोरेफेनिकोल एक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणु रोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। 35, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। इनमें से कौन एंटीबायोटिक है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से जो एंटीबायोटिक है वो है आपका क्या? तो विकल्पों में पेनिसिलिन और सल्फाडायजिन दोनों जो है एंटीबायोटिक है, यानी ई ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। पेनिसिलिन, सल्फाडायजिन ये दोनों क्या है? एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा है? तो सही जवाब है पेनिसिलिन, यानी डी ऑप्शन। एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग जीवाणु जन्य रोगों के उपचार में किया जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है, इसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवकों से जो है प्राप्त किया जाता है। निम्न में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि कौन सा है? निम्न में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है कौन सा है? तो याद रखिएगा सही जवाब है क्लोरेमफेनिकोल, यानी ऑप्शन ए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी औषधियों का समूह है जो जीवाणु जनित विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति प्रभावी होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होती है। क्लोरेमफेनिकोल, जिसे क्लोरोनाइट्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। 38, निम्न के द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयां किसके लिए कारगर है? निम्न के द्वारा इनमें किसके लिए बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयों का प्रयोग होता है? तो सही जवाब हो जाएगा जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयों का प्रयोग जो है कारगर है, लाभदायक है। इसके बाद अगर बात करें तो जीवाणुओं के द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। यह संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फामेराजाइन और सल्फाडायजिन इत्यादि हैं।
प्रोंटोसिल, सिबाजोल आदि सल्फोनामाइड दवाओं के प्रकार हैं और सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स प्रोंटोसिल की खोज 1932 में की गई थी। 39 सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो ज्वरनाशी या प्रतिजीवाणुक या पीड़ाहारी या प्रतिरोधी। तो सल्फा ड्रग्स प्रतिजीवाणुक जो है औषधि है, यानी बी ऑप्शन सही जवाब है। 40 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? कौन सा एक सल्फा औषधि है? तो याद रखिएगा सिबाजोल। सिबाजोल एक सल्फा औषधि है। 41 निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों के बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण है? तो 4 स्टेटमेंट है, बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों की गलत खुराकें लेना और पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, यानी दूसरा तीसरा स्टेटमेंट जो है सही है। भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है। पहला है सूक्ष्म जैविकों में उत्परिवर्तन, जीन हस्तांतरण, प्रतिरोधी जीनों के विकास आदि के माध्यम से होने वाले परिवर्तन। दूसरा गलत रोग निदान, जिसके कारण रोगी को चिकित्सक कभी कभी अनावश्यक सूक्ष्म जीवी रोधी औषधियां दे देते हैं। तीसरा रोगी के द्वारा उपचार के लिए प्रतिजैविकों का कोर्स पूरा नहीं करना या उनकी गलत खुराकें लेना, बगैर डॉक्टरी सलाह के दवाएं लेना। इसके बाद पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का बढ़ता प्रयोग और फार्मास्यूटिकल उद्योग तथा अस्पतालों के अशोधित कचरे के द्वारा पर्यावरणीय संदूषण, ये सभी है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवक जनित रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।